आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर यह है कि मोदी से सीखो कूटनीति। प्रधानमंत्री मोदी ने वो कर दिखाया जो कोई नेता दुनिया का नहीं कर पाया। यही वजह है और यही पीएम मोदी की ताकत है, यही कूटनीति है, और इसी जरिए से प्रधानमंत्री दुनिया को साध लेते हैं। ये उनकी खासियत है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं। दुनिया जिस वक्त जंग में डूबी है, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सब मुरीद हैं, सब पीएम मोदी के साथ खड़े। ऐसा क्या किया पीएम मोदी ने, सोचिए। पीएम मोदी इधर हैं ना उधर हैं, तो आखिर किस तरफ हैं? क्या पुतिन से दुश्मनी है, क्या अमेरिका से दुश्मनी है? लेकिन नहीं, सब दोस्त हैं। ये कैसे कर लेते हैं पीएम मोदी, देखिए जरा। यही है उनकी खासियत, ये आपके सामने देख रहे हैं। मोदी से कूटनीति सीखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच में खड़े हैं। पुतिन सबसे पहले आप देख रहे हैं, सबसे पहले पुतिन के साथ मोदी तेल भी खरीद रहे हैं। पुतिन के साथ दोस्ती भी वैसे ही है जैसी थी जंग से पहले, आज भी वैसा ही है। अमेरिका पुतिन का जानी दुश्मन है, लेकिन मोदी अमेरिका के साथ, भारत अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा है। अमेरिका से भी दोस्ती वैसा ही है। और इतना ही नहीं, मूव कीजिए से जिनपिंग की बात करेंगे। जिनपिंग को आप देख रहे हैं, जिनपिंग भी मोदी के मुरीद है। यानी सारे एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, लेकिन सब मोदी की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं और उनके फैन हैं। कैसे करते हैं ये सब, जरा रिपोर्ट देखिए। जब जंग ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है, तब मोदी किसी की तरफ नहीं झुके। जब एक धड़ा अमेरिका की हां में हां मिला रहा है, दूसरा गुट पुतिन जिनपिंग के साथ जा खड़ा हुआ। लेकिन मोदी अपनी कतार खुद बनाते हैं, अपनी लाइन खुद खींचते हैं। भारत इकलौता ऐसा देश है और मोदी इकलौते ऐसे नेता जो पुतिन से भी मिलते हैं, देश के हित के लिए रूस से भी रिश्ते हैं, और पुतिन के जानी दुश्मन अमेरिका भी मोदी का मुरीद है। यही है प्रधानमंत्री मोदी की खासियत, यही है मोदी की कूटनीति। आपको बताता हूं मोदी ने किया क्या है। सोचेंगे तो आपको समझ आएगा मोदी की चाणक्य नीति है क्या। सबसे पहले देखिए, मोदी पुतिन से मिलते हैं, जंग कर रहे हैं। पुतिन यूक्रेन में गोले गिरा रहे हैं। मोदी इकलौते नेता हैं जो पुतिन से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, फोन पर बात भी कर रहे हैं। दुनिया कह रही है पुतिन से मत मिलो, लेकिन मोदी तो मिल रहे हैं। न सिर्फ मिल रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। एस जयशंकर, अपने दूत को, विदेश मंत्री को रूस भेज दिया मोदी ने। इस जंग की स्थिति में भारत के विदेश मंत्री रूस में, रूस से मिल रहे हैं, रूस के विदेश मंत्री से मिल रहे हैं। ये सब मोदी ही कर सकते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। सिर्फ विदेश मंत्री से नहीं, रूस के डिप्टी पीएम, उप प्रधानमंत्री से भी मोदी के दूत एस जयशंकर मिल रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है, इस बैठक पर नजर है। तो सोचिए जरा, बाइडेन रोकते रहे, बाइडेन कह रहे हैं पुतिन से मत खरीदो तेल, लेकिन मोदी देश के हित की करते हैं, तेल खरीद रहे हैं। एस जयशंकर को भेज दिया। एस जयशंकर रूस में है। ये सब कैसे कर रहे हैं? यही है पीएम मोदी की कूटनीति। इसी से दुनिया को सीखने की जरूरत है। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये ऑयल टैंकर्स सब रूस से आ रहे हैं। भारत सबसे ज्यादा तेल इस वक्त रूस से खरीद रहा है। जंग के बावजूद, यूक्रेन जंग के कारण रूस इस वक्त दुनिया के निशाने पर है। अमेरिका लगातार रूस का विरोध कर रहा है और रूस पर न जाने कितने प्रतिबंध लगा दिए हैं कि रूस का ना सामान कोई खरीदेगा, ना रूस को बेचने देंगे। रूस के साथ व्यापार न करने का भी दुनिया पर दबाव अमेरिका ने डाल दिया है। लेकिन उसके बावजूद फिर भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपना दम दिखाया। क्या किया? जंग के बीच पहली बार अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर को रूस भेज दिया। भारत ने रूस से रिकॉर्ड मात्रा में तेल खरीद लिया है, अभी भी तेल खरीद रहा है। और सोचिए, अमेरिका के दबाव के बाद, दुनिया के दबाव के बाद भी मोदी ने रूस से और ज्यादा तेल खरीद लिया पहले के मुकाबले। अक्टूबर 2022 में रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदा है। रूस से रोजाना 9 लाख बैरल से ज्यादा तेल खरीदा जा रहा है। अब हालत यह है कि सऊदी अरब से कहीं ज्यादा खरीदते थे तो इराक से 20.5% और सऊदी से 16% से ज्यादा तेल खरीदा है। अब सऊदी भी पिछड़ गया है, इतना ज्यादा तेल हम रूस से खरीद रहे हैं। यही मोदी की ताकत है, अमेरिका के आगे नहीं झुके। मोदी अमेरिका के दबाव में नहीं आए,
भारत की नीति साफ है, जहां सस्ता तेल मिलेगा वहीं से तेल खरीदा जाएगा, किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। यूक्रेन जंग पर मोदी किसी की तरफ नहीं झुके और सितंबर में मोदी और पुतिन समरकंद में मिले भी। मोदी ने पुतिन से युद्ध रोकने के लिए भी कह दिया, तेल भी खरीद रहे हैं और समझा भी रहे युद्ध रोक दो। मोदी पुतिन, पीएम मोदी ने यूक्रेन के नुकसान का भी मुद्दा पुतिन के सामने उठा दिया। इससे पहले भारत रूस के रक्षा मंत्री भी मिल चुके हैं। अब सोचिए जरा, कितना ही अमेरिका दबाव बना ले, लेकिन मोदी मन की करते हैं। और अमेरिका भी आज भारत के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन मोदी साथ साथ जंग रोकने के लिए भी कह रहे हैं, तेल भी खरीद रहे हैं। सुनिए जरा। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर ये प्रधानमंत्री मोदी जब पुतिन को जंग रोकने की बात कर रहे थे। इतना ही नहीं, आइए अब आपको दूसरी तरफ लिए चलते हैं। पुतिन से मिल रहे हैं, इधर बाइडेन से भी मोदी के रिश्ते दुनिया से छिपे नहीं है। बाइडेन भी मोदी के मुरीद हैं, जिस तरह से मिलते हैं हाथ भी मिला रहे हैं, कंधे पर हाथ थाप कर, हाथ रखकर मोदी को हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। अगली तस्वीर दिखाई, यानी अमेरिका कह रहा था पुतिन से तेल मत खरीदो, मोदी खरीदते रहे। इधर अमेरिका और भारत के नेवी ऑफिसर्स को आप देख रहे हैं एक साथ खड़े। अब अमेरिका और भारत युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं। कहां युद्ध अभ्यास कर रहे हैं? यह है मोदी की कूटनीति कि पुतिन से तेल भी खरीद रहे हैं, रिश्ते भी हैं, कारोबार भी कर रहे हैं और अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास भी कर रहे हैं। यही है मोदी की चाणक्य नीति और कोई मोदी के खिलाफ नहीं है। कहां हो रहा है युद्ध अभ्यास? देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं भारत, चीन, ताइवान, जापान नजर आ रहा है आपको। जापान का एक बंदरगाह है योकोसुका। योकोसुका बंदरगाह पर भारत और अमेरिका युद्ध अभ्यास भी कर रहे हैं और यह बताता है कि भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ कैसे। तस्वीरें दिखाइए, फ्लिप कीजिए इसे। ये आप देख रहे हैं, ये है उस वॉर रिहर्सल की तस्वीरें। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, एम्बियंस के साथ किस तरह से ये रिहर्सल चल रही है। ये समंदर में रिहर्सल हो रही है। भारतीय नेवी और अमेरिकी नेवी मिलकर इस रिहर्सल को कर रही है। यह बताता है कि आखिर कैसे मोदी ने सबको साथ रखा है। पुतिन के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है। यही किसी देश की ताकत है, यही मोदी की ताकत है कि वो सबको एक साथ जोड़ लेते हैं। देखिए जरा अमेरिका के साथ कैसे युद्ध अभ्यास हो रहा है, वो आपको दिखाने जा रहे हैं। नीचे फ्लोर पर उस ग्राफिक्स को रखिए, ग्राफिक्स प्ले कीजिए। ये जो आप दिखाने जा रहा हूं मैं, बाइडेन पुतिन के दुश्मन है। इसे और नीचे लेकर जाइए, फ्लोर पर लेकर जाइए इस ग्राफिक्स को। मोदी, पुतिन और बाइडेन दोनों के दोस्त हैं दरअसल, और मोदी, यही है मोदी की कूटनीति। हितों के लिए रूस से तेल खरीद रहे हैं मोदी, हितों के लिए, और रूस के दुश्मन अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास भी कर रहे हैं। यह युद्ध अभ्यास की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल मालाबार युद्ध अभ्यास की शुरुआत हो चुकी है और अगले 10 दिनों तक अमेरिका के साथ युद्ध लड़ने की तैयारी करनी है, युद्ध अभ्यास करना है। भारत अमेरिका युद्ध अभ्यास को 30 साल हो गए। 2015 में जापान युद्ध अभ्यास में शामिल हुआ, 2020 से ऑस्ट्रेलिया इस युद्ध अभ्यास में शामिल है। युद्ध अभ्यास कर रहे चारों देश क्वाड के सदस्य हैं। सोचिए, ये क्वाड जो सब पुतिन के खिलाफ है लेकिन मोदी के साथ है। भारत ने युद्ध अभ्यास में 2 जंगी जहाज अपने उतारे हैं। भारत ने आईएनएस शिवालिक तैनात किया हुआ है। आईएनएस शिवालिक ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है और आईएनएस कामरोता को भी तैनात किया है। आईएनएस कामरोता पनडुब्बी रोधक पोत है और 200 किलोमीटर दूर पनडुब्बी की जानकारी देता है। चीन को यह युद्ध अभ्यास बिल्कुल नहीं सुहाता है। चारों देश समंदर में चीन को चुनौती दे रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन आक्रामक है और पूर्वी चीन सागर में भी आक्रामक रवैया चीन ने अपना रखा है। पूर्वी चीन सागर में भी आक्रामक है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे सीधा सवाल करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा जुड़ रहे हैं। सिन्हा साहब, जरा दर्शकों को बताइए, अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास, पुतिन से तेल खरीद रहे हैं, कैसे कर रहे हैं मोदी? कैसी कूटनीति और कैसी चाणक्य नीति है ये?
यूनिपोलर बाइपोलर से दुनिया एक तरह से खींचेगी या एक दूसरे को खींचेगी। मल्टीपोलैरिटी में बैलेंस ऑफ पावर जो जयशंकर साहब बताते हैं, मोदी साहब भी इसके ऊपर अंकित किए हैं, मगर वही जयशंकर जो आज की हमारी सोच है जिसमें भारत बढ़ रहा है, जिसमें विश्वदेव कुटुंब का G20 के अभी उन्होंने रिलीज किया है लोगो, और उसकी थीम हम विश्व के लिए है, विश्व की शांति के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे। यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फलक, जो बताता है कि कैसे दुनिया के नेता उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। सिर्फ पुतिन और बाइडेन की बात नहीं कर रहा हूं, चीन भी मोदी का मुरीद है। बेशक भारत का दुश्मन हो, लेकिन मोदी की तारीफ कर रहा है। कैसे, क्या वजह है? सोचिए, मोदी की इसी कूटनीति की तारीफ कर रहा है। इसे कूटनीति ना कहिए, इसे आज आप मोदी नीति कहिए। पुतिन को भी साथ लिया, बाइडेन को भी साथ लिया, और चीन को, जिनपिंग को भी साथ लिया। क्या कह रहे हैं चीन, देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं तस्वीर, प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग। चीन भी मोदी की इस कूटनीति का कायल है, जिसे मोदी नीति कहिए। जिनपिंग ने मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए, और चीन के सरकारी अखबार में मोदी की तारीफ की गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जो रूस में है, उनके दौरे की प्रशंसा की गई है, और चीन ने भारत की विदेश नीति को स्वतंत्र बताया है। यही है मोदी नीति, किसी के दबाव में नहीं आती है। भारत को बेहतर कूटनीति वाला देश बताया है चीन ने। चीन ने भारत के भविष्य को स्वर्णिम बताया है, सुनहरा भविष्य हिंदुस्तान का। कहा है भारत पश्चिमी देश से आगे निकल जाएगा, वेस्टर्न कंट्रीज से भारत आगे हो जाएगा। सोचिए, ये जिनपिंग कह रहे हैं। यही बात पुतिन भी कह चुके हैं, आपको याद होगा। भारत की नीति का असर दुनिया पर पड़ रहा है, चीन का कहना है, और भारत को कोई मूर्ख नहीं बना सकता है इस वक्त। अब मैं आपको बताता हूं आखिर कि मोदी नीति आखिर कैसे बनी, क्या है मोदी नीति, और मोदी ऐसा क्या करते हैं जो दुनिया उनकी फैन हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 8 सालों से अपनी कूटनीति से दुनिया को अपना कायल बना चुके हैं, और इसकी शुरुआत हुई है 26 मई 2014 को, जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में सभी सार्क देशों के प्रमुख को आमंत्रित किया था, जिसमें पाकिस्तान समेत सभी सार्क देशों के प्रमुख शामिल भी हुए थे। और पिछले 8 सालों में दुनिया में न जाने कितने ही देशों के प्रमुख बदल गए। अमेरिका में बराक ओबामा के बाद ट्रंप आ गए, और ट्रंप के बाद बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। लेकिन यह मोदी की कूटनीति ही है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बीते दिनों के साथ और ज्यादा मजबूत ही हुए, और इसकी वजह है मोदी का वो व्यक्तित्व जो एक बार अगर किसी से मिले और मिल ले तो वो जीवन भर प्रधानमंत्री मोदी को भूल नहीं पाते। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और मोदी की दोस्ती भी दुनिया के सामने एक उदाहरण की तरह एक एग्जाम्पल है। यूक्रेन जंग के बाद पूरी दुनिया पुतिन के खिलाफ हो चुकी थी, और भारत पर पूरे यूरोप ने रूस के साथ व्यापार खत्म करने का दबाव बनाया, लेकिन मोदी के मन में सिर्फ भारत बसा है, और भारत के हित के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मुश्किल वक्त में भी अपने दोस्त पुतिन का साथ और हाथ नहीं छोड़ा। नेपाल से लेकर फ्रांस तक पीएम मोदी ने अपनी चाणक्य बुद्धि से, चाणक्य नीति से सभी के साथ भारत के संबंध अच्छे किए हैं। मोदी देश हित के लिए ही नहीं, किसी के सामने झुकते नहीं है देश हित के लिए, और ना ही किसी से समझौता करते हैं, और इसी खूबी के कारण पूरी दुनिया मोदी की मुरीद बन चुकी है। कौन नेता अब तक मोदी के बारे में क्या कह रहा है? सबसे पहले देखिए पुतिन क्या कह रहे हैं। पुतिन कह चुके हैं पीएम मोदी सच्चे देशभक्त है। वो कह रहे हैं कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। भारत का भविष्य स्वर्णिम है। पुतिन ने कहा, बाइडेन का कहना है कि मोदी ने दिखाया, अमेरिका कह रहा है मोदी ने दिखाया लोकतांत्रिक दम। कोरोना को शानदार तरीके से कोरोना से निपटा है। इमरान खान मोदी की तारीफ कर चुके हैं, मोदी देश के लिए जीते हैं। उन्होंने कहा था कि मोदी की विदेश में कोई संपत्ति नहीं है और भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता है। विरोधी भी जब तारीफ करें तो वही असली तारीफ है। आजाद मुल्क की तरह फैसले लेते हैं पीएम मोदी। ट्रंप, मोदी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं कह चुके हैं वो। मोदी अच्छे इंसान हैं और शानदार काम करते हैं। मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति कह चुके हैं यूक्रेन जंग पर मोदी का संदेश सही था। मोदी ने ठीक कहा, यह युग युद्ध का नहीं है। यही वजह है कि पीएम मोदी के ये नेता फैन हैं और पीएम मोदी की ये जो फैन फॉलोइंग है, यही दरअसल उनकी असल नीति है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं
जो देश के सम्मान जिनको हजम नहीं हो रहा है, गले नहीं उतर रहा है, कांग्रेस उनमें से एक है। देश के सम्मान पर घमासान कर रही है कांग्रेस। कल आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज का एक संगठन है जिसे G20 कहते हैं, इसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, बड़े बड़े मुल्क हैं, उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। यह देश के लिए गर्व की बात है, फख्र की बात है कि भारत अध्यक्षता करने जा रहा है G20 की। प्रधानमंत्री ने इसके लिए एक लोगो जारी किया। लोगो दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये है लोगो जिसमें कमल बना हुआ है। कांग्रेस का कहना यह है ये जो कमल है, यानी कांग्रेस इस बात पर गर्व और फख्र नहीं कर रही है कि भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। वो सवाल कर रहे हैं ये जो कमल है, ये कमल तो बीजेपी का है और प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी का कमल लगा दिया है। दरअसल G20 के लोगों में भी ये सवाल उठा रहे हैं। ये है कांग्रेस की छोटी मानसिकता। अगली तस्वीर दिखाई, ये है बीजेपी का कमल। उनका कहना है ये बीजेपी का कमल लगा दिया है मोदी जी ने G20 के लोगों पर। देखिए जरा, आइए अब मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस क्या कह रही है और इस पर बीजेपी ने सही और सटीक जवाब क्या दिया है। दोनों के तर्क सुनिए, दोनों क्या कह रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। कांग्रेस का कहना यह है कि G20 में कमल बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, तो बीजेपी का कहना है कमल प्रतीक चिन्ह नहीं है, एक भावना है। दरअसल कांग्रेस ने कहा लोगों में जो G20 का लोगो है, लोगो में कमल की फोटो लगाना बेशर्मी है। बीजेपी का कहना है कमल आशा का प्रतिनिधित्व करता है। कांग्रेस कह रही है पीएम मोदी खुद को बढ़ावा दे रहे हैं। बीजेपी कह रही है मोदी भारतीय संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कमल के जरिए फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी कह रही है कमल धरोहर और आस्था का प्रतीक है। कांग्रेस ने आरोप लगाया G20 में कमल के जरिए पार्टी का प्रचार हो रहा है। बीजेपी कह रही है कमल के जरिए हम तो दुनिया को संदेश दे रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव को देखते हुए ऐसा किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं आगे, ये है लोगो। बीजेपी ने कहा यह सनातन संस्कृति का प्रतिनिधित्व है, ये जो कमल है। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और शहजाद पूनावाला। उनको कष्ट भले ही हो, परंतु यह सत्य है कि यदि हमें इंटेलेक्चुअल सुपर पावर बनना है या इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है, तो लक्ष्मी जी भी कमल पर विराजती हैं और सरस्वती जी भी कमल पर विराजती हैं। तो जो कमल का विरोध करने की बात करते हैं, तो ये निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रति एक और अवमानना का प्रतीक है। कमल का फूल जो तिरंगे में G20 के लोगों के रूप में इस्तेमाल किया गया है और जिसका अनावरण प्रधानमंत्री जी ने किया है, वो भारत का राष्ट्रीय फूल है। क्या आज कांग्रेस पार्टी भारत के राष्ट्रीय फूल का, नेशनल फ्लावर का भी विरोध कर रही है? ये लोटस जो है वो हमारी वसुदेव कुटुंबकम के विचारधारा का एक प्रतीक है। लोटस जो है, कमल का फूल जो है, वो दर्शाता है कि आज कठिन वैश्विक परिस्थितियों में भी भारत किस प्रकार से कमल के फूल की तरह खिल रहा है। और आइए अब आपको बताते हैं कांग्रेस के नेता जयराम रमेश, राहुल गांधी के करीबी, सबसे पहले उन्होंने सवाल उठाया। क्या कहा देखिए जरा। जयराम रमेश ने लिखा बीजेपी का चुनाव चिन्ह भारत में G20 का लोगो बन गया है। यह सब हैरान करने वाला है। हम जानते हैं कि पीएम मोदी और बीजेपी बेशर्मी से प्रचार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। शहजाद ने उस पर लिखा कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, नेशनल फ्लावर। क्या कांग्रेस राष्ट्रीय पुष्प का विरोध कर रही है? क्या आप कमलनाथ के नाम से कमल को हटा सकते हैं? क्योंकि कमलनाथ के नाम में भी कमल है और कमल कांग्रेस के नेता है। अगर कमल से दिक्कत है तो फिर कमलनाथ अपने नाम से कमल हटा ले, शहजाद ये कह रहे हैं। आशा है कि आप वहां कोई एजेंडा नहीं देखेंगे। मोनिका लंगे कह रही है वसुधैव कुटुंबकम और कमल पुष्प को देखकर कितनों के दिल जलेंगे। राहुल कह रहे हैं G20 लोगों पर कमल की तस्वीर का आखिर विरोध क्यों हो रहा है? इंडोनेशिया के G20 प्रेसिडेंसी लोगों में एक हिंदू बौद्ध प्रतीक को दिखाया गया है। मुस्लिम देश इंडोनेशिया भारतीय संस्कृति को संजो रहा है। दुख की बात यह है कि भारत में इसका विरोध हो रहा है। आइए अब मैं आपको तस्वीरें कुछ दिखाने जा रहा हूं। क्या कमल जो है यह सिर्फ बीजेपी का चुनाव निशान है? क्या इससे इसका भारत से कोई लेना देना नहीं? कांग्रेस का दिवालियापन देखिए। कांग्रेस की सरकार ने ही इस कमल को राष्ट्रीय पुष्प घोषित करवाया, नेशनल फ्लावर। ये कमल सिर्फ बीजेपी का चुनाव निशान नहीं, ये
राष्ट्रीय पुष्प भी है, लेकिन कांग्रेस को तो बीजेपी का चुनाव निशान ही कमल डराता है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। अब बीजेपी का कहना है कि मां सरस्वती भी कमल पर ही विराजमान होती हैं। कांग्रेस को यह कमल क्यों नहीं दिखाता है G20 के लोगों पर। अगली इसके साथ लक्ष्मी जी भी कमल पर ही विराजमान होती हैं। गौतम बुद्ध की प्रतिमा आप देख रहे हैं, बुद्ध भी प्रतिमा उनकी देखी होगी, वो भी कमल पर ही विराजमान होते हैं। कांग्रेस को यह तस्वीर भी आखिर क्यों नहीं दिखाई देती। ये सब छोड़ दीजिए, एक और देखिए जरा। कांग्रेस के राज में 1970 का सिक्का है, ये 1970 लिखा है। कांग्रेस का शासन 1970 के दौरान रहा। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही और उस दौरान यह सिक्का जारी किया गया होगा, इसमें भी कमल है। क्या यह कमल बीजेपी का कमल है? तब तो बीजेपी बनी भी नहीं थी। यह है कांग्रेस का दिवालियापन कि कैसे बीजेपी का चुनाव निशान उनको हॉन्ट कर रहा है, डरा रहा है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि भारतीय संस्कृति के साथ दरअसल कमल जुड़ा हुआ है। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है, जो मैंने आपको बताया। प्राचीन कला और पौराणिक कथाओं में इसका विशेष स्थान है और कमल का जो फूल है यह शुभ माना जाता है। साथ ही साथ धन की देवी लक्ष्मी को कमल सबसे ज्यादा पसंद है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में भी इसका खासा महत्व है और भगवान बुद्ध को भी कमल पर बैठे दिखाया गया, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई। मंदिरों में देवी देवताओं को भी कमल के साथ दिखाया जाता है। दिल्ली में बना बहाई उपासना स्थल कमल के आकार का है, इसलिए उसे लोटस टेंपल भी कहते हैं। तो उस हिसाब से लोटस टेंपल भी बीजेपी का चुनाव निशान दिखता होगा कांग्रेस को। योग विधि में शरीर की 7 ऊर्जा केंद्रों का जिक्र है और ऊर्जा केंद्रों को कमल या पद्म भी कहते हैं। अब सोचिए, कांग्रेस इससे ज्यादा सोच ही नहीं पा रही। जहां कमल दिख रहा है वो बीजेपी का चुनाव निशान ही दिख रहा है। आइए अब मैं आपको लोगो दिखाता हूं। कमल का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो G20 का लोगो जारी किया, यह है वो लोगो जिसमें एक कमल बना हुआ है, G20 लिखा है, ये ग्लोब दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री की बाइट बयान में आपको सुनवाऊंगा। पीएम ने खुद कहा है, पीएम ने खुद कहा है, सुनिए जरा प्रधानमंत्री को, कि इस कमल का मतलब है क्या। इस कमल का मतलब, इस कमल में 7 पंखुड़ियां हैं, जिसका मतलब है 7 महाद्वीप। सुनिए जरा प्रधानमंत्री मोदी को। इस लोगो में कमल का फूल भारत की पौराणिक धरोहर, हमारी आस्था, हमारी बौद्धिकता, इन सबको एक साथ चित्रित कर रहा है। हमारे यहां अद्वैत का चिंतन जीव मात्र में एकत्व का दर्शन रहा है। ये दर्शन आज के वैश्विक द्वंद्वों और दुविधाओं के समाधान का माध्यम बनेगा। सोचिए जरा, जिस पार्टी को कमल में सिर्फ बीजेपी का चुनाव निशान दिखता है और उससे ऐतराज है, भारतीय संस्कृति से जुड़ा कमल नहीं दिखता है, उस पार्टी ने पूरे देश को गांधी परिवार का देश बना दिया था। अब मैं क्यों कह रहा हूं ये? देश के 99 संस्थान और 66 स्कीम सब गांधी परिवार के नाम से चल रही थी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गांधी परिवार के नाम पर, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राजीव गांधी के नाम पर, इंदिरा आवास योजना इंदिरा गांधी के नाम पर, राजीव गांधी सेतु राजीव के नाम पर, राजीव गांधी भवन, ये सारे नाम कांग्रेस ने दिए। पूरे देश को गांधी परिवार का देश बना दिया। हर जगह अपनी मोहर, अपने चिन्ह, अपने नाम लगा दिए, तब परेशानी नहीं थी। लेकिन कमल में सिर्फ बीजेपी का चुनाव निशान दिख रहा है। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, ये सारे वो नाम, राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम, ये सब कुछ कांग्रेस ने दिए हुए नाम है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। अब आप सोचिए, इसके बाद, इसको देखने के बाद अब कांग्रेस को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अपनी फजीहत उन्होंने खुद करवा ली है। जहां देश का सम्मान जुड़ा हुआ था, उसमें भी सियासत और आलोचना। सोचिए, दुनिया के बाकी देशों को जब पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी, भारत की एक पार्टी, यह सवाल उठा रही है G20 के लोगों पर, तो क्या जहन में आएगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और अगली बड़ी खबर है, आखिर 2024 का मूड क्या है। 2022 में ही उसके रुझान आने शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की तस्वीर ये देख रहे हैं। हिमाचल में प्रधानमंत्री आज रोड शो कर रहे थे, रैली कर रहे थे। गुजरात और हिमाचल के चुनाव हैं, नतीजे आने वाले हैं, लेकिन नतीजों से पहले रिपब्लिक और पी मार्क ने मूड भाप लिया है।
कि 22 के विधानसभा के नतीजे आएंगे, जो 24 का सेमीफाइनल भी होगा, उससे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या होने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए जरा। भाइयों बहनों, ये आशीर्वाद ही नया रिवाज बनाएंगे, फिर भाजपा सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जुबान जनता जनार्दन को समर्पित होती है। लोकसभा चुनाव की तस्वीर 2022 में ही साफ होने लगी है। रिपब्लिक भारत के ओपिनियन पोल से साफ है कि गुजरात और हिमाचल में बीजेपी जबरदस्त प्रदर्शन करने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के इस आक्रामक तेवर ने भी कांग्रेस का सियासी गणित बिगाड़ दिया है। कांग्रेस जहां बहुत ताकतवर होती थी, सरकार में होती थी या तो कभी मुख्य विपक्षी दल होती थी, वहां की कांग्रेस की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही है। उड़ीसा जितना बड़ा राज्य, कांग्रेस गायब। तेलंगाना, कांग्रेस साफ। यूपी बिहार ने तो बहुत पहले ही कांग्रेस को विदा कर दी है। इसकी वजह है वो अपने आप को बड़े शहंशाह मानते हैं। उसी का ये नतीजा है कि जनता लगातार उनको सजा दे रही है। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, लेकिन हिमाचल में 12 नवंबर को ही मतदान है। मोदी आज हिमाचल के दौरे पर थे, लेकिन उनके तेवर यह बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस दौड़ से बाहर हो चुकी है। वो कहावत है ना, चल दे घराटा मंज गट्टा पाना। कांग्रेस भी हिमाचल में विकास के घराट की चक्की को रोकना चाहती है, इसलिए वो पुराना राजनीतिक रिवाज बनाए रखना चाहती है। भाइयों बहनों, मैं हिमाचल के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? आप जवाब देंगे? ये रिवाज बदलना है कि नहीं बदलना है? ये रिवाज बदलना है कि नहीं बदलना है? और आइए सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं सबसे बड़े राज्य और सबसे इंपॉर्टेंट राज्य गुजरात विधानसभा की तस्वीर आप देख रहे हैं। यह है गुजरात विधानसभा, जिसके नतीजों से पहले हम आपको गुजरात का मूड बताने जा रहे हैं कि आखिर गुजरात क्या फैसला कर सकता है, गुजरात के लोग किसके साथ खड़े हैं। क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात के लोग खड़े हैं? यह देखिए जरा लोगों का मूड क्या है, यह मैं आपको दिखा रहा हूं। सर्वे रिपब्लिक और पीमार्क का सर्वे है। बीजेपी को 127 से 140 सीटें आ सकती हैं। 182 सीट्स हैं गुजरात में, 182 सीट, 127 से 140 सीटें बीजेपी जीत सकती है। कांग्रेस को 24 से 36 सीटें और अरविंद केजरीवाल को 9 से 21 सीटें। बीजेपी को 127 से 140 सीट का मतलब बीजेपी की सरकार फिर से गुजरात में आ रही है। अब मैं अगला ग्राफिक्स प्ले करूंगा और कैसे वोटिंग परसेंटेज आप देख रहे हैं। बीजेपी को 46% से ज्यादा वोट मिल सकते हैं, कांग्रेस को 28.4% और आम आदमी पार्टी को 20.6%। यह साफ है कि कैसे फिर से बीजेपी की वापसी होने वाली है गुजरात में। आइए मैं आपको दिखा रहा हूं गुजरात में, देखिए जरा अरविंद केजरीवाल, ये आज की तस्वीर देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल गुजरात में मेहनत कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। कांग्रेस भी मेहनत तो कर रही है, लेकिन राहुल गांधी महाराष्ट्र पहुंच गए, गुजरात नहीं गए अब तक। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। बीजेपी ने भी पूरा जोर लगा रखा है, बीजेपी भी रैलियों पर रैलियां कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात के दौरे कर चुके हैं। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर गुजरात में बीजेपी क्यों आ रही, गुजरात के मुद्दे क्या है और उन मुद्दों पर लोग क्या कह रहे हैं। क्योंकि लोगों के पास जहन में बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन लोगों को मुद्दों पर क्या असर पड़ रहा है ये आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहला सवाल, प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र का कामकाज कैसा है। 29% कह रहे हैं बहुत अच्छा, 38% अच्छा कह रहे हैं और औसत कह रहे हैं 23% ठीक नहीं कह रहे हैं, सिर्फ 10%। 29, 38, 23 मिलाएंगे तो कहीं ज्यादा एवरेज बैठेगा। अगला सवाल दिखाइए सर। पीएम अगला सवाल भी है, इसे प्ले कीजिए। आइए मैं आपको सुनवाता हूं। यूसीसी के वादे से बीजेपी को फायदा मिलेगा क्या? हां 44% लोग कह रहे हैं, यानी समान नागरिक संहिता। 29% नहीं कह रहे हैं और 27% कह रहे हैं पता नहीं। एक और सवाल,
लोगों से जो पूछा गया वो ये कि गोपाल इटालिया जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, प्रधानमंत्री पर जो अभद्र टिप्पणी की है, प्रधानमंत्री को जो गालियां दी उस पर आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, उससे 62% लोग कहते हैं हां, 22% नहीं और 16% पता नहीं। आइए अब आपको सीधे गुजरात लिए चलते हैं। गुजरात के लोग क्या कह रहे हैं उन्हें सुनिए जरा। वो तुम दिल्ली देख लो, दिल्ली के लोग बोल रहे हैं कि हम केजरीवाल को नहीं देंगे, हम वोट बीजेपी को ही देंगे। तो वो दिल्ली वाले जो वो समय से गुजर चुके हैं तो उनको भी मालूम है ना कि भैया कैसा है कैसा नहीं है दिल्ली में। बीजेपी मोदी के ही है। आम आदमी पार्टी भी बड़ा हाथ पैर मार रही है इस बार। उसका कुछ नहीं चलेगा, लेकिन कुछ नहीं चलेगा। में बांट रहे हैं लेकिन कुछ नहीं चल रहेगा उसका। भाई साहब पहले दिल्ली वाले को यात्रा कराओ फिर गुजरात वाले को करवाने आओ। यहाँ जरूरत है ही नहीं, आम आदमी पार्टी की जरूरत है ही नहीं और आएगी भी नहीं। वो भूल जाओ कि यहाँ आम आदमी पार्टी आवे। कोई पक्ष जो अभी तो ये नहीं है तो इसके पर हम कैसे विश्वास करें। वो बोलता है पंजाब में हमने किया, दिल्ली में हमने किया, लेकिन वो तो दिल्ली और पंजाब वाला जाने। मोदी है तो इतना सब विकास हुआ है, दूसरी सरकार कुछ ऐसा कर नहीं पाएगी। अच्छा, दूसरी सरकार से आपको कोई नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। अब मोदी सरकार ही आएगी मैडम। अभी इधर तो गुजरात में तो कुछ आने वाला नहीं है, मोदी सिवाय कुछ नहीं आएगा अभी। अब तो भाजपा का ही विकास है, वो भाजपा ही आएगी और सब तो डोल है। कांग्रेस भी नहीं आएगी, आप भी नहीं आएंगे। मोदी आएगा नहीं, कौन आएगा? मोदी आएगा। सच्चा काम मोदी करते हैं तो मोदी आएगा, कौन आएगा? भाजपा की आनी चाहिए, मुझे लगता है चाहिए, क्योंकि मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो उसकी सरकार तो आगे अच्छा होगा। पूरा गुजरात में बीजेपी होगा, बीजेपी इसके सिवा आपकी कोई जगह ही नहीं है। अरे मोदी जी तो सही है। अहमदाबाद में बार उल्लड़ होते थे, कर्फ्यू लगते थे, सब कर्फ्यू किधर लगते हैं अभी? किधर भी नहीं है कर्फ्यू। हाँ, और सही जीते अहमदाबाद के अंदर भी। ये पूछने की बात ही नहीं है, गुजरात में तो मोदी जी है, भाजपा है और कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। 100% बाजी मारेगी, क्योंकि उसका जो एजेंडा है सबका साथ सबका विकास, वो यहाँ की पब्लिक और भारत की पब्लिक ने सब देख लिया है। भारतीय जनता पार्टी के इस शासन में मणिनगर में एक भी चुनौती नहीं है। जीतना निश्चित है, खाली मार्जिन बढ़ाना है और उसका सीधा श्रेय जाता है विकास के कामों का। आएगी तो बीजेपी और इतने भारी मतों से उसका विजय होगा और आप वाले का तो डिपॉजिट भी जाने वाली है। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दूसरे सर्वे जो है वो क्या कह रहे हैं गुजरात पर। वो बताते हैं कि आखिर कौन आने वाला है गुजरात में। ये दूसरे सर्वे हैं। दूसरे सर्वे कहते हैं 125 से 131 सीट बीजेपी को, कांग्रेस को 29 से 33 और केजरीवाल को 18 से 22। एक और सर्वे उसे प्ले कीजिए जरा। दूसरा सर्वे बीजेपी को 135 से 143, कांग्रेस को 36 से 44 और केजरीवाल को 0 से 2। अब आपको 2017 के नतीजे में दिखाने जा रहा हूं। 2017 के नतीजे आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि हिमाचल विधानसभा का सर्वे क्या कहता है। सबसे पहले हिमाचल की विधानसभा आपको दिखाता हूं। यह है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा। यहां बैठते हैं हिमाचल प्रदेश के विधायक। और आइए हिमाचल का सर्वे क्या कह रहा है ये आपको बताने जा रहा हूं। रिपब्लिक और पी मार्क का जो सर्वे है यह बता रहा है कि हिमाचल में भी बीजेपी की वापसी होने वाली है। हिमाचल हर 5 साल में सरकार पलट देता है, लेकिन इस बार बीजेपी की वापसी हो रही है। बीजेपी को 37 से 45 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 22 से 28 और केजरीवाल को 0 से 1। यह हिमाचल की स्थिति है। हिमाचल में कुल 68 सीट्स हैं, 68 सीटें। वोटिंग परसेंटेज देखिए जरा। हिमाचल में बीजेपी को 45% से ज्यादा वोट मिल सकते हैं, कांग्रेस को 40.1% वोट मिल सकता है और आम आदमी पार्टी को 5.2% वोट। यह है सर्वे जो कह रहा है कि दोनों जगह फिर से बीजेपी की वापसी हो रही है, यानी 2022 का सेमीफाइनल मोदी जीत रहे हैं, जो 24 का रिफ्लेक्शन भी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और बहुत बड़ी खबर है। जिनपिंग ने पहली बार कह दिया है कि जंग की तैयारी शुरू कर दो। जिनपिंग जंग लड़ने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं जिनपिंग की यह तस्वीर उनके तीसरी बार राष्ट्रपति का रास्ता साफ होने के बाद ये पहली तस्वीर फौज की ड्रेस में, फौज के एक डिपार्टमेंट में गए जहां जिनपिंग अपने ऑफिसर्स के साथ मौजूद थे। ये यूनिफॉर्म आप देख रहे हैं, फौजी यूनिफॉर्म में जिनपिंग को। और जिनपिंग कह रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाई जरा। जिनपिंग अपनी सेना से कह रहे हैं पूरी तरह से जंग के लिए तैयार हो जाओ। जरा रिपोर्ट देखिए।
के लिए तैयार जिनपिंग की सेना। क्या जंग करने वाला है चीन? क्यों एक्शन मोड में आई चीनी सेना? तीसरी ताजपोशी के बाद जिनपिंग और ज्यादा खूंखार हो गए। सत्ता और ताकत की हनक जिनपिंग के दिमाग पर इतनी सवार हो गई है कि चीन की सेना को जंग के लिए तैयार होने का इशारा कर दिया है। जिनपिंग के जवान जंग की तैयारी में जुट गए। जिनपिंग के एक इशारे पर चीनी टैंक तैयार हो गए। चीन की सेना ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है। जमीन से आसमान तक चीनी फौज युद्ध लड़ने के लिए इशारे का इंतजार कर रही है। जिनपिंग के युद्ध की तैयारी के ऐलान ने पूरी दुनिया को अब डरा दिया है, क्योंकि जिनपिंग का कोई भी विध्वंसक कदम दुनिया को नई जंग पर लाकर खड़ा कर देगा। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पहली बार जिनपिंग ने अपनी सेना से क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से सेना तैयार हो जाए और सेना को यह संदेश देना बताता है कि जिनपिंग जंग लड़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत ताकतवर हो गए हैं वो। जिनपिंग के 3 सबसे शक्तिशाली, तीसरी बार सबसे शक्तिशाली पद पर है और देश, पार्टी, सेना में जिनपिंग का दबदबा बढ़ गया है। इन पदों से में सेना कमांड भी शामिल है। साथ ही साथ जिनपिंग चीन सीएमसी के प्रमुख भी बन गए हैं। उनकी ताकत में इजाफा हुआ है। सीएमसी मतलब चीन की केंद्रीय सैन्य आयोग। और कमांड सेंटर का निरीक्षण किया जिनपिंग ने। वो तस्वीर मैंने जो आपको दिखाई वो सेना के कमांड सेंटर पहुंचे थे। अपनी सेना को और मजबूत बना रहे हैं जिनपिंग और कहा है कि चीन सुरक्षा में अस्थिरता बढ़ रही है और सेना को युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। युद्ध जीतने के लिए क्षमता को और बढ़ाने की जरूरत है। लगातार सेना की ताकत भी जिनपिंग बढ़ा रहे हैं और दुनिया खौफ में है कि किस देश पर जिनपिंग हमला करने वाले हैं। सेना की ताकत बढ़ाकर आखिर किस पर हमला करेंगे, जरा देखिए। जिनपिंग का अगला टारगेट और पहला टारगेट कौन हो सकता है, मैप आपके सामने। यह है जिनपिंग का टारगेट, ताइवान। जी हां, जिनपिंग क्या ताइवान पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं? जिनपिंग कभी भी क्या ताइवान पर बम गिरा सकते हैं और इसीलिए अपनी सेना को भी तैयार रहने को कह रहे हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या कुछ तैयारी है। ग्राफिक्स प्ले कीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं दोनों की जो ताकत है चीन और ताइवान की, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये आपको जिनपिंग नजर आ रहे हैं और उधर ताइवान। 20 लाख, कोई जिनपिंग के आगे ताइवान टिक भी नहीं पाएगा। एक गोला ताइवान स्वाहा। 20 लाख सैनिक जिनपिंग के पास हैं, ताइवान के पास 1,70,000 फौज है। जिनपिंग 3,285 विमान है, लड़ाकू फाइटर विमान 3,285 और ताइवान 741, कहीं ठहरता ही नहीं। चीन के पास लड़ाकू विमान लगभग 1,200 है और ताइवान के पास 288 लड़ाकू विमान है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 1,200 चीन के पास है, ताइवान के पास सिर्फ 19 है। चीन के पास हेलीकॉप्टर 912 हैं, ताइवान के पास 208 हेलीकॉप्टर हैं। आर्म्ड व्हीकल्स जो हैं 281 है चीन के पास, ताइवान के पास 91। सोचिए ताइवान कैसे लड़ेगा। ताइवान को उम्मीद है कि आकर अमेरिका शायद मदद करे। चीन के पास टैंक देखिए जरा 5,250 और ताइवान के पास 1,120, 5 गुना ज्यादा टैंक्स चीन के पास है। लेकिन ताइवान भी इस वक्त अमेरिका के दम पर शेखी बघार रहा है और किस तरह से लड़ाई की तैयारी कर रहा है ये देखिए जरा। ये ताइवान की रिहर्सल मैं आपको दिखा रहा हूं, एम्बियंस दीजिए इसका। ताइवान रिहर्सल कर रहा है जंग के लिए। किससे जंग के लिए? चीन से। क्या जिनपिंग से लड़ पाएगा ताइवान? मैंने अभी दोनों की ताकत आपको दिखा दी। क्या ठहर भी पाएगा ताइवान? ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन आपको बताऊं, हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं जो बताएंगे कि इस वक्त स्थिति क्या है। हमारे साथ सिवात साहब जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सिवात साहब, मेरा आपसे सवाल यही है कि अमेरिका बचाएगा क्या ताइवान को या यूक्रेन जैसा हाल होगा? क्योंकि जिनपिंग कह रहे हैं अपनी सेना को जंग के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि अगर ताइवान पे हमला करता है चीन तो वो समुद्र और हवाई के ही
तरफ से करेगा। तो ये सच्चाई है कि काफ़ी पुख्ता डिफेंस है ताइवान की। इसके अलावा अमेरिका खुल के आएगा ताइवान की मदद करने। अगर वो नहीं करता है, जिस प्रकार से उसने यूक्रेन की बूट्स ऑन ग्राउंड तो नहीं भेजे, बाकी भी उसने खुल के इतनी मदद नहीं की, हथियार ही दिए हैं, वो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि देखो इंडो पैसिफिक के अंदर ताइवान की पोजीशन बहुत है, वो माउथ ऑफ इंडो पैसिफिक बैठा हुआ है, जहां पर 60 से 70% जो ट्रेड जाएगा वर्ल्ड का। तो सवाल यह है क्या बाइडेन जंग करवा देंगे या बाइडेन बचाएंगे भी? आपके जहन में भी होगा क्या अमेरिका साथ देगा ताइवान के, या फिर सिर्फ तमाशा देखेगा, जैसे यूक्रेन के खात्मे का तमाशा बाइडेन देखते रहे। ताइवान को चीन अपना हिस्सा बताता है, ताइवान कहता है ये तो मेरा है, चीन कहता है ताइवान मेरा है। वहीं ताइवान खुद को स्वतंत्र देश बताता है, कहता है मैं आजाद हूं। अमेरिका ताइवान का समर्थन कर रहा है, अमेरिका उकसा रहा है, कह रहा हम हैं, परेशान मत हो। चीन ने वन नेशन टू पॉलिसी लागू की हुई है अब तक। जिनपिंग ताइवान को लगातार धमका रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। अमेरिका ताइवान को हथियार पहुंचा रहा है, ऐसे ही कुछ यूक्रेन के साथ भी कर रहा था। ताइवान में हथियार डिपो बनाने का दावा कर दिया है कि हम तुम्हारे यहां हथियार बना देंगे, परेशान मत हो, चीन से लड़ाई होगी तो लड़ लेना, इतने हथियार दे देंगे। चीन को हमले पर अमेरिका ने खुली धमकी दी और कहा है कि अमेरिका ताइवान स्वतंत्रता के पक्ष में है, अगर हमला किया तो युद्ध अमेरिका के साथ होगा। और जिनपिंग ने भी अमेरिका को सीधी धमकी दी है। धमकी के बाद भी नैन्सी पेलोसी पहुंच गई ताइवान। इस दौरे पर जिनपिंग ने अपने फाइटर जेट्स उतार दिए थे, आपको याद होगा, टैंक्स बॉर्डर की तरफ रुख करने लगे थे। अमेरिका लगातार ताइवान को भड़का रहा है और ताइवान और चीन कभी भी इनके बीच जंग हो सकती है। किसी भी पल एक चिंगारी की जरूरत है और आग और फिर सब स्वाहा। इसलिए ताइवान को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। अमेरिका की वजह से क्या हाल यूक्रेन का हुआ, ताइवान को वो तस्वीर नहीं भूलनी चाहिए और आज भी यूक्रेन की स्थिति में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पहुंचे हुए देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ फिर शर्मिंदा हो गए। वैसे तो आदत है, लेकिन इस बार देखिए क्या हुआ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शहबाज शरीफ के साथ देखिए दुनिया के नेता हैं, बस यही फर्क है। प्रधानमंत्री मोदी यहां खड़े होते हैं तो दुनिया के नेता इस तरफ देख रहे होते हैं, कोई कंधे पर हाथ रखता है, कोई कहता है बात कर ले, कोई हाथ मिलाता है, लेकिन यहां शहबाज को कोई पूछ नहीं रहा। देखिए फोन में लगे हुए, इसलिए क्योंकि कोई देख भी नहीं रहा, ना कोई पूछ रहा है। यह है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हालत। जरा रिपोर्ट देखिए, पहले रिपोर्ट दिखाइए। पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। वैश्विक मंच पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का मजाक बन गया। शहबाज शरीफ दरअसल मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित क्लाइमेट समिट में बैठक के लिए गए थे। उसी मंच पर दुनिया भर के नेता एक दूसरे से बात कर रहे थे, जबकि शहबाज शरीफ मंच पर एक किनारे खड़े थे। उनको किसी नेता ने भाव तक नहीं दिया, न किसी ने उनसे बात की। और अपनी शर्मिंदगी या छेद मिटाने के लिए शहबाज शरीफ मोबाइल में बिजी होने का दिखावा करने लगे। शहबाज से दुनिया के नेता दूरी क्यों बनाते हैं? इसकी बड़ी वजह यह है कि हर मंच पर शहबाज कटोरा लेकर खड़े हो जाते हैं और मुश्किल हालात बताकर भीख मांगने लगते हैं। मिस्र में भी यही हुआ। जैसे ही शहबाज का नंबर आया, वो बाढ़ का रोना रोने लगे और मदद की गुहार लगाने लगे। इसी वजह से लोग अब शहबाज से दूरी बनाने लगे। अब सोचिए जरा, ये हाल है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का। ये पहली बार नहीं हुआ उनके साथ, बेइज्जती पर बेइज्जती होती रही है। ये देखिए जरा, पुतिन के साथ बैठे थे तो ईयरफोन नहीं लगा पा रहे थे कान में, उसके बाद पूरी दुनिया में इंसल्ट हुई। फुल स्क्रीन लीजिए जरा ये तस्वीर। इस तस्वीर पर पूरी दुनिया हंसती रही कि आखिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का यह हाल है कि वो हेडफोन नहीं लगा पा रहे, ईयरफोन नहीं लग रहा। देखिए जरा, पहले लगाया फिर गिर गया, फिर दोबारा उठाया फिर लगाया। पुतिन इंतजार करते रहे कि अब तो लग जाएगा, अब शायद बात समझ पाएंगे, क्योंकि पुतिन जिस भाषा में बोलेंगे वो रशियन भाषा उन्हें ट्रांसलेट होकर सुनाई देगी, इसलिए हेडफोन लगा रहे थे, लेकिन फिर गिर गया पुतिन के सामने। पुतिन भी मुस्कुरा दिए उनकी ये हालत, ये दुर्दशा देखकर। आइए अगली तस्वीर दिखाते। ये देखिए जरा, ये सऊदी की तस्वीर है। जिस वक्त सऊदी अरब में थे वहां चोर चोर किनारे लग रहे थे। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। यही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का हाल है।
ये पहली बार एम्बियंस बढ़ाइए इसका। चोर बेकारी 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 चोर चोर बेकारी चोर 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 बेकारी 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 चोर चोर बेकारी चोर। और ये पाकिस्तान के सिर्फ प्रधानमंत्री का हाल नहीं है, इनके जितने मंत्री नेता हैं जहां जाते हैं ऐसे ही स्वागत सत्कार होता है। देखिए जरा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं, उनके मंत्रियों के खिलाफ भी चोर चोर के नारे लगते हैं। सितंबर 2022 में पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब लंदन के दौरे पर गई थी। सोचा था लंदन गए, लेकिन वहां भी पाकिस्तानी मिल गए और पाकिस्तानियों ने घेर कर चोरनी चोरनी के नारे लगाने शुरू कर दिए। मरियम ने कुछ लोगों को जवाब देने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी और जमकर विरोध किया। पाकिस्तान के लोग कह रहे थे कि देश बाढ़ से जूझ रहा है और नेता लंदन में मौज कर रहे हैं। जब जब पाकिस्तान के विदेश जाते मंत्री दौरे पर तो उनकी इसी तरह से बेइज्जती होती है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार अक्टूबर में अमेरिका के दौरे पर गए थे। अमेरिका के एयरपोर्ट पर इशाक डार को देखते ही लोग चोर चोर के नारे लगाने लगे। लोगों ने कहा तुम झूठे हो। इस दौरान वित्त मंत्री के साथ पहुंचे लोगों ने प्रदर्शनकारियों को जवाब देने की नाकाम कोशिश भी की। यह है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और मंत्री का हाल। तो अब पाकिस्तान को खुद समझना चाहिए कि यह हश्र उनका आखिर क्यों हो रहा है। आज की एक और खबर है, आखिर देश में कौन रच रहा है धर्मांतरण की साजिश। एक के बाद एक इस तरह की कई तस्वीरें सामने आती रही हैं जो बता रहा है कि शहर दर शहर, राज्य दर राज्य धर्मांतरण की साजिश रची जा रही है और इसमें कांग्रेस के 2 राज्य भी हैं। कांग्रेस को इस पर जवाब देना चाहिए। कौन सा पहला राज्य है, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता, छत्तीसगढ़ में वहां मेयर मौजूद थी। छत्तीसगढ़ के राजानंद गांव की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए धर्मांतरण की तस्वीर आप देख रहे हैं। गौरी गणपति इत्यादि के हिंदू धर्म के को नहीं मानने के लिए बाकायदा शपथ दिलाई गई। धर्मांतरण के लिए ये शपथ दिलाई गई। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, छत्तीसगढ़ की ये तस्वीर है। और नहीं उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा और नहीं उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा। और आइए अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल हुआ क्या, कौन लोग हैं जो इस तरह के नारे लगवा रहे थे या लोगों का धर्मांतरण करवा रहे हैं, ये कौन साजिश कर रहा है। देखिए जरा, ये है मेयर। छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म का एक कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग भी मौजूद थे। कार्यक्रम में हिंदू धर्म विरोधी शपथ दिलाई गई और हिंदू देवी देवताओं को न मानने की शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता भी पहुंची हुई थी और महापौर हेमा देशमुख प्रोग्राम में शामिल हुई। साथ ही साथ कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। अब वीडियो को लेकर बीजेपी हमला बोल रही है। बीजेपी कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है मेयर जो खुद उस कार्यक्रम में मौजूद थी और सुधांशु त्रिवेदी। वो बौद्ध समाज का कार्यक्रम था, बौद्ध समाज के विचारधारा वाले थे। जब उन्होंने शपथ की बात कही तो मुझे इसकी किस प्रकार की जानकारी नहीं थी कि शपथ में क्या होता है। जब उन्होंने शपथ के लिए खड़े कराया तो हमने सोचा कि संविधान की शपथ होगी करके। जब शपथ शुरू हुआ तो उन्होंने कुछ शब्द ब्रह्मा भगवान के लिए कहा कि हम नहीं मानते ब्रह्मा विष्णु महेश को। जब उन्होंने इस तरह की बातें कही, चूंकि मैं हिंदू हूँ और भगवान को मानती हूँ, मैंने हाथ ऊपर नहीं किया, ना ही शपथ लिया। कि राहुल गांधी जी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में ये लोगों के कान में कौन सा मंत्र फूंकते चले जा रहे हैं कि वोट जोड़ने के लिए हिंदू भावनाओं और अस्मिता पर जितना भी आघात करना हो तो पीछे नहीं रहना है। और आइए
अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कांग्रेस शासित एक और राज्य, वहां भी यही धर्मांतरण वाली साजिश थी। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान के जयपुर में कैसे धर्मांतरण कराया गया, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा धर्मांतरण का धंधा चल रहा है। एम्बियंस बढ़ाइए इसका। जिस पर हाथ रख रहे हैं उसका धर्म बदल गया। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर जयपुर में कैसे धर्मांतरण का खेल हो रहा था। जयपुर की घटना है ये। राजस्थान जहां कांग्रेस का शासन है और इसके लिए कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। राजस्थान में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। साथ ही साथ जयपुर के वाटिका में धर्म परिवर्तन की कोशिश की गई। 400 परिवारों की बस्ती में यह धर्मांतरण की साजिश हुई है। लोगों को धर्म बदलने के लिए धमकाया जा रहा है। धर्मांतरण के लिए पैसों का लालच भी दिया जा रहा है। हिंदू धर्म को छोड़ने पर नौकरी देने तक का वादा किया गया है। हिंदू संगठनों की तरफ से यह दावा किया गया है। वाटिका में धर्मांतरण पर बड़ा कार्यक्रम भी था और कार्यक्रम में 2000 लोगों का धर्मांतरण होना था। हिंदू संगठनों के विरोध से कार्यक्रम रद्द हो गया। हिंदुओं के धर्म परिवर्तन की साजिश लगातार की जा रही है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इस पर क्या कुछ कह रहे हैं अमित शर्मा। तो हिंदू संगठन के लोगों ने इसमें बैठकर एक मीटिंग की। मीटिंग में जो कुछ लोगों ने हमारी मदद की, विकेश जी खोलिया पूर्व राज्य मंत्री और एक संजय सिंह जी माचेड़ी, सरपंच लोकपाल सिंह जी, ऐसे लोगों ने मिलकर इस घटना को रोकने के लिए मीटिंग कर ऐसे समाज में जो गंदगी फैला रहा था धर्मपाल नामक व्यक्ति, उसको हमने वहां कार्यक्रम करने की परमिशन नहीं दी। और आइए अब यही दिल्ली में भी साजिश हुई थी। आपको याद होगा केजरीवाल के मंत्री भी धर्मांतरण 10,000 लोगों का धर्मांतरण करवा रहे थे। उसके बाद उनका मंत्री पद चला गया। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को समझता हूँ। मैं श्राद्ध पक्ष कभी नहीं करूंगा और ना ही कभी पिंडदान करूंगा। मैं बुद्ध धर्म के विरुद्ध कभी कोई। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये जो साजिश है ये बेनकाब हो गई है। लोग समझ गए, इस पर कार्रवाई की जरूरत है। राजस्थान सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया, ना ही अब तक छत्तीसगढ़ सरकार ने कोई कदम उठाया। आज की एक और बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट को नया बॉस मिल गया। देश को नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिल गए। कल चंद्रचूड़ के बारे में आपको बताया था। जस्टिस चंद्रचूड़ को आप देख रहे हैं। आज शपथ ली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। एम्बियंस दीजिए इसका। उन्होंने शपथ दिलाई, राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई सीजेआई को। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाइए। शपथ लेने के फौरन बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने परिवार के, अपने माता पिता के पांव छुए। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसको। जस्टिस चंद्रचूड़ की तस्वीर आप देख रहे हैं। सीजेआई ने शपथ लेने के बाद अपनी मां और पिता के पांव छुए हैं। ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए इधर। ये आप देख रहे हैं। उसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ गांधी प्रतिमा पर पहुंचे और उन्होंने वहां जाकर माल्यार्पण किया। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। और एक और तस्वीर मैं दिखाऊं उससे पहले जरा सुनाता हूं, सुनाइए जरा सीजेआई ने क्या कुछ कहा आज। सामान्य नागरिक की सेवा करना अब आप आगे देख सकते हैं। कार्य से हम सारे नागरिकों के साथ करेंगे, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे रजिस्ट्री के रिफॉर्म में हो। 3031 आप पे अलर्ट रहना। तो सुप्रीम कोर्ट को नया बॉस मिल गया। जस्टिस चंद्रचूड़ 2 साल तक सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई रहेंगे। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। ऐश्वर्या के एजेंडा में बात साफ कि भाई रूस से लेके, जी हां ध्यान रखिएगा, रूस से लेके और अमेरिका तक और चीन से लेके